हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम 2018 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पेपर को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो और भी क्वेश्चन है, आप इसकी मदद से उसको भी सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में, स्कूल में जो मिड डे मील होता है उसके समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, कौन सा आंसर सबसे सही सटीक है इसके लिए, मिड डे मील के लिए। पहला ऑप्शन है कि यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद कर देता है। अच्छा, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। आप पहले सोचो, मिड डे मील सरकार ने लगाई क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, 1995 में मिड डे मील को लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि क्या होता है, प्राइमरी स्कूल में जहाँ पे बच्चों का अनिवार्य है, 6 से 14 साल के बच्चे अनिवार्य हैं पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाई बिल्कुल फ्री में दी जाती है और साथ में ये सारी सुविधाएं भी। तो क्या होता है, वो ऐसे तबके से आते हैं जिनको प्रॉपर भोजन, प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता है। और सरकार ने मिड डे मील लगाया ताकि बच्चे इस बहाने भी स्कूल आएंगे, उनका पोषण भी बेहतर होगा और वो पढ़ाई भी साथ ही साथ अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि बच्चा जब भरपेट खाना खाएगा, उसका जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। वो हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये वाली चीज़ें, यही सब चीज़ें, ये सब प्रूफ करती हैं कि मिड डे मील का होना एक अच्छी चीज़ है, ना कि ये समय को बर्बाद करता है। और शिक्षण अधिगम से इसका लेना देना नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल बेकार ऑप्शन है, इससे कोई वो नहीं है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। चलिए, ये थोड़ा बहुत सही है, बट ये शिक्षण अधिगम का सबसे अच्छा अवसर है कि हम शिक्षण अधिगम के माध्यम से बच्चों का हेल्थ लेवल भी सुधार पा रहे हैं और बच्चों को हम पढ़ाई के लिए भी प्रेरित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में, उसके संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या होता है, ये क्या शो करता है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, मतलब कि जो ईवीएस का सिलेबस है उसको हम आधा कर दें। अच्छा, स्कूल बैग का वजन कम करें। अच्छा, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या होनी चाहिए। अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, मतलब बच्चा जो स्कूल ले जाता है बैग, उसका वजन क्या कम कर देना चाहिए, या फिर पुस्तकों की संख्या हम कम कर दें। तो देखिए, ये जो चीज़ है इसको जो है लाया गया था क्योंकि जो बच्चा होता है 3 to 5 का या 1 to 5 का जो बच्चा होता है, उसकी जो हालत होती है, क्या होती है, हम देखते हैं बच्चों को ढेर सारी किताबें बैग में लाद करके ले जाते हैं। उससे क्या होता है, उनके ग्रोथ पे, उनके फिजिकल ग्रोथ पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से ये चीज़ लाई गई थी कि बोझ के बिना सीखना, मतलब स्कूल में ही उनकी किताबें रखी रहेंगी। कुछ ऐसा सेटअप लगाया जाएगा कि वो कुछ किताबें लेके आएँ और कुछ चीज़ें वो स्कूल में रख सकते हैं, और बाकी जगहों पे और भी चीज़ें लाई जाती हैं कि मतलब इस दिन ये बुक पढ़ी जाएगी, इस दिन ये बुक पढ़ी जाएगी, मतलब कि बच्चे को सारे अपने कॉपी किताब को एक ही दिन लाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल बैग का वजन जो है कम करने को लेकर के ये बोझ के बिना सीखने वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इससे बच्चे के ऊपर जो एक बोझ रहता है वो भी उतर जाता है। बच्चा आराम से आ पाता है स्कूल बिना किसी बोझ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में, ईवीएस की जो क्लास है उसमें जो समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। जो हमने ग्रुप एक्टिविटी कल बहुत सारे क्वेश्चन में देखा था, इसका क्या मतलब है। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना, वर्कलोड को कम करना, लड़के लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, और सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से देखिए, जो ऑप्शन आपको निगेटिव लगे उसको आप पहले ही बैकआउट करो। मतलब कि देखो, यहाँ पे कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, छात्रों को अलग करने वाला जैसा कॉन्सेप्ट कहीं पर भी हमने सिलेबस में नहीं देखा। हर जगह हमने यही पढ़ा है कि हमें समावेशित इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ एजुकेशन रखना है, सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है, चाहे वो लेस IQ हो, हाई IQ हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हमें साथ लेके पढ़ाना है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पर भी देखिए, लड़के लड़के अलग अलग सीख सकते, नहीं, अलग वाली तो बात ही नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, और ये है कि छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। नहीं, बच्चा जब काम करेगा तभी तो वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तभी तो वो काम सीख पाएगा और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। तो वर्कलोड को कम करने जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, और आसानी से प्रबंधित करना नहीं, ये
आप जब ग्रुप एक्टिविटी कराते हो तो उसका आपका मेन पर्पज होता है कि बच्चे को हम सहज रूप से और उसकी रुचि के हिसाब से ऐसे टॉपिक पे उससे काम करवाएं, उसको इंगेज रखें ताकि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले और चीज़ों को अच्छे से करे, ना कि उसके वर्कलोड को हम कम कर रहे हैं। यहाँ मतलब है कि बच्चे एक दूसरे को क्या कोऑपरेट करें, यानी सहयोग के मूल्य को लागू करना। एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और सीखने में भी कैपेबल होते हैं उससे। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ बाला, बाला का मतलब क्या है? ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम या फिर मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, या अधिगम के सहायक के रूप में ब्रेल, या अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड इसका फुल फॉर्म होता है बाला का। तो इसका मतलब होता है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब है कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसकी जो बिल्डिंग्स है, वो जिस स्कूल में जा रहा है वहाँ की जो चीज़ें हैं, दीवारें हैं, वो सारी चीज़ें जो बच्चे से इन्वॉल्व है स्कूल में, वो सब भी ऐसी हो कि वो उसे कुछ ना कुछ सिखाती रहें। ठीक है, मतलब हम उसको अच्छे अच्छे TLM से पढ़ाएं, फिर उसकी जो स्कूल की बाउंड्रीज हैं उस पर भी कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें पेंटिंग्स के रूप में लगी हों, उसका जो स्कूल बैग हो उस टाइप की चीज़ें हो। फिर ये सारी चीज़ें मिलके जो है बच्चे को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, हमें बच्चे को हर तरह से जो है नॉलेजेबल बनाना है। तो बाला का मतलब है कि एक उसका जो हर एक फॉर्म है, स्कूल आने का हर एक जो उसका इक्विपमेंट है, चाहे वो उसका स्कूल खुद स्कूल हो, चाहे उसका स्कूल बैग हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो उसको सीखने में सहायक हो, उसके लिए अधिगम का ही काम करे, वो लर्न कर पाए उससे कुछ। ठीक है, उसका पूरा इन्वायरमेंट ही हमको जो है लर्निंग का बना देना है, कि मतलब बच्चा जहाँ पे रह रहा है, जहाँ पढ़ रहा है, वो सारा का सारा इन्वायरमेंट ही उसका, उससे वो कुछ सीख पाए। ठीक, यह है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। सभी वैकल्पिक ढांचे का यहाँ क्या मतलब है कि सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। अच्छा, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, या फिर विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार है। वैकल्पिक ढांचा क्या होता है? देखिए, वैकल्पिक ढांचे का मतलब होता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वैकल्पिक ढांचे का मतलब क्या है कि आप बच्चे को जब आप पढ़ाते हो तो उनको जो है अपने विचार रखने के पूरे ऑप्शन दो। मतलब कि बच्चा यदि कुछ पूछ रहा है, यदि उसके कुछ डाउट है, तो वो एकदम फ्रीली बोल पाए, आप उसको बिल्कुल इंटरप्ट ना करें, बल्कि आप उसको जो है उसमें और हेल्प करें, ताकि बच्चा जो है वो बोलते हैं बहिर्मुखी बन पाए, बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। वैकल्पिक ढांचे से मतलब है कि बच्चा अपने नए नए आइडियाज़ को बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के एकदम आराम से बोल पाए, चाहे वो क्लास में हो, चाहे कहीं भी हो। और यदि क्लास में ही टीचर उसको ऐसी चीज़ों के लिए सपोर्ट करेंगे, तभी वो बड़ा होकर के एक जो इंसान बनेगा, जब वो डेवलप होगा अच्छी तरह से, तो वो ऐसा इंसान होगा जो कि अपनी बातों को बिना डरे, बिना झिझके आराम से एक्सप्लेन कर पाएगा, अपने आप को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो वैकल्पिक ढांचे का यहाँ सीधा सा मतलब है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, जो चीज़ें उसको किताबी रूप में रटाई जा रही हैं, केवल वही ना बच्चा सीखे, बच्चा अपने भी विचार बहुत आराम से एक्सप्रेस कर पाए। मतलब ऑप्शनल चीज़ें जो उसके भी दिमाग में ऑप्शन के रूप में है कि अरे सर ने ये बताया, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ये ऐसा हो सकता है वाली चीज़ वो एकदम फ्रीली बोल पाए और उस पर काम भी कर पाए यदि वह सही है तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, महिलाएं जो हैं पुरुष की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या है? मतलब कि फीमेल जो वीकर होती हैं देन मेल, ये बात क्या चीज़ है? क्या ये कोई अंधविश्वास है? क्या ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है? या ये कोई मिथक है? या फिर ये कोई स्टीरियोटाइप है? ये रूढ़िबद्ध धारणा है? तो देखिए, यहाँ पे कोई फिजिकल कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है। महिलाएं पुरुष से कमज़ोर हैं, ये चीज़ हम अक्सर अपने घर में सुनते हैं, अपने सोसाइटी में सुनते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप इतिहास को उठा के देखते हो तो उसमें भी ये चीज़ें कही गई हैं। तो सीधी सी बात है, ये ह्यूमन द्वारा बनाया गया, सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक बाउंड्री है, एक बहुत ही बेकार चीज़ है, जो कि बताती, जैसे लोग बोलते हैं कि लड़कियां केवल डॉक्टर बनेंगी, लड़के केवल इंजीनियर बनेंगे।
लड़के इस फील्ड में, आर्मी के फील्ड में जाएंगे और लड़कियां केवल टीचर बनेंगी। मतलब कि एक बाउंड्री बनाना कि लड़कियां यही कर ही सकती हैं, लड़के तो ये कर सकते हैं। ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप होती हैं, लोगों की धारणा बना देना। जैसे हमारी दादी नानी के मुँह से हम सुनते हैं कि अरे तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। तो ये सारी चीज़ें उनके भी माइंड में, कहाँ से, उनके भी माइंड में उनके माता पिता ने डाला होगा, उनके माइंड में भी उनके माता पिता ने। ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी की देन है। हमारा सोसाइटी में ये गलत जो स्टीरियोटाइप फैलता हुआ आ रहा है, ये उसकी देन है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कमज़ोर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक। ना भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? भारत में बिहार के सापेक्ष, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सीधा छोटा सा ऐसे मैप बना लो, इस टाइप से करके थोड़ा थोड़ा मैप बना लो। बिहार यहाँ पे है, ओके, बिहार यहाँ पे है, ठीक, और आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पे है और गोवा यहाँ पे है। ठीक, अब ऐसे कर लो। यदि आप बिहार को यहाँ पे ध्यान में रख के देखोगे तो जम्मू कश्मीर बिहार के किस साइड में है? उत्तर में है। ठीक, जम्मू कश्मीर उत्तर में। अब बिहार को ऐसे कर लो। ठीक, अब जम्मू कश्मीर बिहार के उत्तर में है और पश्चिम में है, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये बिहार का मैं बता रही हूँ। तो बिहार के हिसाब से ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है और ये साउथ वेस्ट में पड़ रहा है। ठीक, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? उसका जो सतह क्षेत्र है और तापमान दोनों में यदि कमी हो जाए तो वो सबसे धीरे होगी, या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में, मतलब उसका जो जगह है वो कम कर दिया जाए और टेम्परेचर भी कम कर दें हम, तो बढ़ जाएगी, या हम उसके जो उसका सरफेस एरिया उसको बढ़ा दें और टेम्परेचर को घटा दें, या फिर सरफेस एरिया को घटा दें और टेम्परेचर को बढ़ा दें। कौन सी कंडीशन में जो है वेपराइजेशन की प्रोसेस सबसे कम होगी? देखिए जब सतह एरिया को हम कम कर देते हैं तो वेपराइजेशन और तेज हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सबसे कम कब होगी? जब हम सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी कर दें। ठीक है, तो उस टाइम जो है वेपराइजेशन की प्रोसेस सबसे धीमी हो जाती है। क्वेश्चन है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? क्या ये कोई ग्राफिक कौशल है, ग्राफिक स्किल है, या फिर कोई दिशात्मक स्किल है, या फिर कोई मैपिंग है, या फिर कोई स्थिति? देखिए स्थान, दूरी और दिशा, ठीक है, ये चीज़ हमको कहाँ पे काम करती है? जब हम मैपिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, किसी चीज़ को हम उनको डिनोट, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन देखा इसके पहले वाला, उसमें हमने दिशाओं का यूज किया कि कौन सी, और दिशाओं और स्थिति की यूज की ना, और दूरी की नहीं, पर दिशा और स्थिति की यूज की हमने। प्लेस एंड हमारा जो डायरेक्शन है उसका यूज किया। तो ये कहाँ पे काम आता है? मैप में काम आता है। तो दिस इज वर्क इन चित्रण कौशल, मैपिंग स्किल में। ठीक, एनसीएफ के बारे में देख लेते हैं। एनसीएफ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम एनसीएफ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एनसीएफ जो है ये हमारा फ्रेमवर्क है जो कि प्राइमरी लेवल पे जो है क्या बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, तो 1 मिनट, क्या बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, तो उनके लिए एक बेस्ट इन्वायरमेंट के लिए ये बातें करता है एनसीएफ जो हमारा है। इसके अनुसार जो है, जो हमारा साइंस है और जो सोशल साइंस है उसके रूप में हमें सब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहिए। और इसी की सिफारिश के पश्चात जो ये बात आई थी कि एनसीएफ 2005 जो आया था हमारा, उसको एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें बच्चों को इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाने की बात की गई थी। और सबसे इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इसी के द्वारा हमारा इन्वायरमेंट जो है इंक्लूड हुआ था। ईवीएस की पढ़ाई के लिए बच्चों को बोला गया था कि ईवीएस की पढ़ाई जो है प्राथमिक स्तर पे बच्चों को कराना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट की स्टडी बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है। एनसीएफ 2005 इसकी बात करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये किस एनसीएफ ने प्राइमरी स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश कब की थी? तो सिफारिश कब की थी? तो ये सिफारिश इन्होंने की थी 2000 में, सन 2000 में, और एक्सेप्ट कब हुई है? ये 2005 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर से वही ये डायरेक्शन वाला मैप वाला क्वेश्चन आ गया कि भारत में किस जगह जो स्थानांतरित खेती का प्रचलन है। आप जानते हैं, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि मिजोरम में होता है। फिर से छोटा सा मैप ऐसे बना लीजिए, और पूछा है दक्षिण पूर्वी, तो हम पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट हमारा हो गया। ये अब पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थानांतरित, मिजोरम यहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तर और पूर्वी इलाके में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। इसका आंसर हो जाएगा ये। कहाँ पे स्थानांतरित मतलब झूम खेती, वही वाला जो हमने पढ़ा था, तो ये होती है उत्तर पूर्वी इलाके में। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग कर देता है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, जल विद्युत सुविधाओं से पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल हो सकते हैं। नदियों का पानी जो है इधर उधर जाता है, जिससे क्या होता है, कहीं पे सूखा हो जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है। ये तो सही बात है। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, हाँ ये सही है। इस पे जल विद्युत जो बनाए जाते हैं, जो भी वाटर फॉर्म बनाए जाते हैं इसके ऊपर, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और तीसरा क्या है कि देखते हैं, बांध स्वदेशी लोग को अपनी जीवन रेखा की नदी की जीवन, ये सही बात है कि मान लीजिए कोई गांव में लोग रह रहे हैं और कोई नदी के किनारे, तो जब बांध बनाया जाता है तो उनको बिल्कुल शिफ्ट कर दिया जाता है कि आप लोग दूसरे जगह पे, तो सही बात है कि वो उनकी लाइवलीहुड होती है वो नदी, और उससे उनको अलग कर दिया जाता है। ये भी सही है, बट ये आंसर गलत है, ये इसका ऑप्शन कि बांध टिकाऊ विकास को नहीं, बांध कभी भी टूट सकता है। ये तो चाहे कितना भी वो हो, एक समय आने पे बांध जरूर टूटेगा, क्योंकि वो ज़मीन बिल्कुल जर्जर हो जाती है एक समय के बाद। तो ये ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस, यस ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन आता है। ऑप्शन है जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ग्रीन हाउस गैस ये तीनों है। ठीक है, एक मैं अलग से बता दे रही हूँ, CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। कभी कभी ऑप्शन में इसको भी लगा दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, बट ये नहीं है। ठीक है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। ठंडे रेगिस्तान हमने पढ़ा था NCERT में कि लद्दाख में, फिर चांगपा जनजाति वाला, तो यहाँ पे लद्दाख का जो लेह है वो हमारा ठंडा रेगिस्तान होता है। तो यहाँ पे मानसून से क्यों नहीं प्रभावित, मतलब बारिश वगैरह क्यों नहीं होती यहाँ पे। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में है, मतलब हिमालय की वृष्टि छाया का मतलब है कि हिमालय इस टाइप से है और पानी इधर से आ रही है, तो हिमालय की वजह से पानी इधर नहीं जा पाती है, ये बात बोल रहे हैं, शैडो एरिया। और ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है, हवा बहुत कम होती है। तो इसका क्या सही रीज़न है, देखिए इसका सही रीज़न है, हवा पतली होती है ऐसा कुछ नहीं है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पे है, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, अगर मानसून का इफेक्ट होना है तो वो होगा ही। ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंड सर्दी होती है, इससे भी कोई मतलब नहीं है मानसून से। इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि क्या है, वहाँ पे हिमालय पड़ता है और हिमालय जो है उसको ब्लॉक कर देता है। जब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो इसमें होता है कि जब इधर से हवाएं घूम के आती हैं और मॉइस्चर को लेके आती हैं तो बारिश करती हैं, बट ये उस पर्वत से टकरा करके फिर यहीं बारिश कर देती हैं, इधर जा ही नहीं पाती हैं, और ये इसकी शैडो एरिया में आ जाता है ये इलाका जो ठंडा रेगिस्तान होता है, इसलिए यहाँ पे मानसून का प्रभाव नहीं होता है। ताजमहल का कलर जो पीला होता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर की वजह से। तो देखिए ताजमहल के पीले होने का सबसे बड़ा कारण जो है एसिड रेन होता है। एसिड रेन में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से संगमरमर का कलर जो है डल होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। क्योंकि इसीलिए जो है ताजमहल के आसपास बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत है। बिकॉज जब बारिश होती है तो जो भी केमिकल उनके इलाकों में होगा, वो केमिकल को वो लेकर के फिर रिएक्ट करके वहाँ पे जो है फिर वो जो है क्या करती है, बारिश जब होती है तो एसिड रेन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनमें रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है पूरे अगल बगल के इलाकों में होता है जहाँ पे वो केमिकल पाया जाएगा। ना गोलकुंडा किला हम जो पढ़ रहे थे 5th वाली NCERT, तो उसमें हमने देखा था कि वो बच्चे जाते हैं भ्रमण के लिए गोलकुंडा किला के बारे में, हमने वहाँ मेहराब के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें, बुर्ज के बारे में पढ़ा था। तो ये किसने बनवाया था, पल्लव राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, चोल ने, काकतीय ने, किसने बनवाया था, तो ये काकतीय राजवंश ने बनवाया था गोलकुंडा का किला। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद राजधानी में ये स्थित है इस वक्त, और इसको काकतीयों ने बनवाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 15 ग्राम पर ml घनत्व डेंसिटी है और
3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो आप इसको फॉर्मूले से लगा लेंगे। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका घनत्व गुणे आयतन, ठीक है। डेंसिटी गुणे वॉल्यूम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 ग्राम, ठीक है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। अदिश सदिश होता है, सदिश जो होती है वो डायरेक्शन के साथ होती है, अदिश जो होती है वो डायरेक्शन के साथ नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं पाती उसको हम क्या कहते हैं। यस, उत्तल है, परिभाषी पारभासी है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, अपारदर्शी है, ओपेक है, या फिर पारदर्शी है, ठीक है। सॉरी, पारदर्शी मतलब होता है, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार लाइट निकल जाती है, पारभासी में थोड़ा बहुत जा पाती है, अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं जा पाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओपेक, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चांद की सतह पर जो है चांद की सतह पे 10 किलोग्राम है। 1 मिनट। देखिए क्या होता है, चंद्रमा और पृथ्वी की जो सतह होती है, जो उनका सरफेस होता है, उस पर जो वस्तु का द्रव्यमान है, जो मास होता है, वो दोनों सेम होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। मैं सीरियसली बता दूं, मेरी मैथ बहुत वीक है, इसलिए आई एम ट्राइंग कि मतलब मैं एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सर्च किया, उसके बाद आपको बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विलेय मतलब जो सॉल्यूट होता है उसकी जो विघटन दर होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो विलेय की सॉल्यूट जो उसकी विघटन दर होती है, डिसोसिएशन जो होता है उसका, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज़ को मतलब मेल्ट कब कर पाते हो, जो विघटित कब होता है वो जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो टेम्परेचर से मतलब होता है उसको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3rd क्वेश्चन है। सुषमा चाहती है उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए हम क्या बनाएं, संवेदनशील बनाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बेस्ट ट्रिक है जिससे कि हम बच्चों को पेड़ों को लेकर संवेदनशील बना सकते हैं। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसको पोषित करने में मदद करना, या फिर कक्षा में बहस आयोजित करना, या फिर समूह चर्चा कराना, या पोस्टर बनाना। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए एक तरह से कॉपी वाली काम हो जाएंगी, ठीक है। मतलब बच्चा ठीक है बहस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट प्रैक्टिकल चीज़ जो होती है, जब बच्चे को आप खुद एक प्लांट लगाने को बोलते हो, फिर बोलते हो कि आप खुद इसकी टेक केयर करोगे, आप इसको बड़ा करोगे, आप देखोगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बच्चा उससे लेके उसको पता चलता है कि हाँ हम इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, पेड़ कैसे सही से ग्रो कर पाएगा। ये सारी चीज़ें जब बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ें करता है तो वो अच्छे से संवेदनशील हो पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा, उसको फील कर पाएगा चीज़ों को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं फास्ट बोल रही हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ओके, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, ठीक है। अभय ने अपने छात्रों से, अभय इज अ टीचर हियर, अभय ने अपने स्टूडेंट से बोला कि तुम लोग उन बीमारियों पर एक सर्वे करो जिनसे कि हमारे जो है आस पड़ोस के लोग पीड़ित हैं, और पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक है। मतलब बुक में ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे सर्वेक्षण करेंगे, पर टीचर चाहते हैं कि बच्चे सर्वेक्षण करें, तो इसके लिए कौन सी बेस्ट मतलब शिक्षण अधिगम की रणनीति होगी। क्या हम जो है कौन सी इसके लिए विकल्प प्रासंगिक नहीं है, कौन सी विकल्प नहीं होनी चाहिए इसमें से। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। इसने समुदाय के साथ बात करने का अवसर प्रदान किया। इससे जो है बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, या फिर इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो देखिए बच्चे जब सर्वे के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे बीमारियों को समझ पाएंगे जिनसे लोग पीड़ित हैं, सही है। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का, हाँ जब वो सर्वे के लिए जाएंगे तो वहाँ के लोगों से बातचीत भी कर पाएंगे, ये भी अवसर मिलेगा, सही है। बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ, सही बात है, रियलिस्टिक चीज़ वो समझ पाएंगे क्या होता है। बुक में बीमारी के बारे में पढ़ना और लोगों को देखना, ये चीज़ अलग होती है, तो ये भी सही बात है। बट इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जाएगा, ये तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है, पर इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आंसर यही हो जाएगा। ये प्रासंगिक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए।
आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। ओके, बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए कि ऐसी ऐसी कंडीशन में उनको इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रश्न पूछे कि उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण इसमें से कौन सा है? मानववादी दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर अन्वेषण दृष्टिकोण। तो प्रिया ने ये जो सारा काम किया है इसमें इन्होंने कौन सा इनका व्यू रहा है इस वक्त? तो देखिए, ठीक है, मानववादी, संज्ञानात्मक तो ये अलग चीज़ है, बट इसमें इनका सबसे ज़्यादा देखने में जो लग रहा है हमें, यह है अन्वेषण। मतलब उन्होंने बेहतर तरीके से सर्च किया है, ऑब्जर्व किया है और तब जाके चीज़ों को बोला है और ये बताया है कि क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं ये लोग। ये सब पता करने के लिए इन्होंने अन्वेषण दृष्टिकोण मतलब रिसर्चेबल थिंग्स का जो है यूज किया है, रिसर्चेबल व्यू अपनाया है अपना। ठीक है, अन्वेषण दृष्टिकोण। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि अब समुदाय बहुत अच्छा हमारा शिक्षण अधिगम है। क्यों है? क्योंकि कोई भी समुदाय से उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ये सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर देता है। इसमें से क्या सही है? देखिए, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है, ये तो बिल्कुल काट दीजिए। ये आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा क्यों ही है। यह सस्ता और सुलभ है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के, ऐसा नहीं हो सकता कि हर समुदाय की, हर कम्युनिटी में जो भी चीज़ें हैं आप मतलब मान लीजिए कोई गलत चीज़ है तो आप बिना आलोचना के कैसे स्वीकार करोगे इसको? तो ये भी नहीं होगा। बट यह आपके रियल सिचुएशन को सीखने में अवसर प्रदान करता है। ये इसका सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें सही में पता चलता है कि आखिर रियल में क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। मतलब ईवीएस में हम क्या करते हैं, जो भी क्लास में चीज़ें कराते हैं उसको बाहर के जीवन से, रियल जीवन से हम रिलेट कराते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य है? पाठ्यचर्या से बाहर जा रहे हैं, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो देखिए, यहाँ पे पाठ्यचर्या से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। हम केवल बच्चों को किताबी ज्ञान तक नहीं सीमित रख रहे हैं, हम बच्चों को बाहर की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि रियल लाइफ में आपके क्या हो रहा है। आपको अगर उसको ईवीएस के बारे में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ उनको कोई बीमारी के बारे में बता रहे हैं, तो आप उनको सर्वे पे ले जा रहे हैं, चीज़ें करा रहे हैं, एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। मतलब केवल बुक तक ही नहीं सीमित रह रहे हैं कि हम बुक पढ़ाएं, हमने लिखवाया, क्वेश्चन आंसर कराए, देन ओके, नहीं। आप उनको बाहर की चीज़ों से जोड़ रहे हो, उनको प्रैक्टिकल बना रहे हो, उनको एक्सप्लोर कर रहे हो। तो दिस ऑप्शन इज बेस्ट। आप वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं से पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वैसे आप इनके बारे में उनसे बहस कर सकते हो, उनको बता सकते हो, पर आप रियल लाइफ से उनके लिए रियल लाइफ से जोड़ रहे हो अभी उनको, तो यहाँ पे ये चीज़ सही हो जाएगी। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ठीक है, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की इस अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, अच्छा, इनसेंसिबल है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसमें ये आप क्या सोचते हैं रमा के ये सारे एक्टिविटीज़ को लेके? ठीक है, तो देखिए, परिवार के बारे में रमा ने बताया कि देखो ये न्यूक्लियर फैमिली है और ये जॉइंट फैमिली है। कितना बेहतर होता अगर रमा पूछती कि बच्चों आपके घर में आपकी फैमिली कैसी है, क्या आप लोग आपके साथ दादा दादी रहते हैं, क्या अन्य रिश्तेदार रहते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ के वो बच्चों से रिलेट हो जाती। पर यहाँ पे शिक्षिका जो है, रमा जो है, वो केवल बच्चों को एक परिभाषा की तरह एक बुक लैंग्वेज में बता दे रही हैं कि देखो ये न्यूक्लियर फैमिली है, ये जॉइंट फैमिली है।
तो सच में ये कोई शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है ये इंटीग्रेटेड नहीं है, ये उनको रियल लाइफ से नहीं जोड़ रहा है। यहाँ परिवार की परिभाषा गलत है, नहीं ये तो नहीं है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऐसा भी नहीं है। रमा ट्राइंग परिवार की अवधारणा को इस तरह से नहीं सिखाना चाहिए। ये इनका दृष्टिकोण जो है, इनका जो व्यू है पढ़ाने का, वो समावेशी नहीं है, बच्चों को साथ लेके चलने वाला नहीं है, वो केवल बुक की लैंग्वेज समझा दे रही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? ईवीएस की कक्षा में कौन कौन से ये सारे के सारे जो है एक्टिविटीज, सैमपट का प्रयोग, फील्ड भ्रमण, चित्र पढ़ाना, ये सारी चीज़ें, इनमें से कौन सी हम ईवीएस की क्लास में कराते हैं? तो हम ये चारों चीज़ें कराते हैं क्लास में। ब्लैक बोर्ड का यूज, फिर फील्ड भ्रमण, ये सारी चीज़ें बच्चों को कराते हैं। फिर है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। कब? यदि वो समावेशी हो, यदि वो एकीकृत हो, यदि वो विषयगत हो, या फिर ये सभी हो। बच्चों को कब आप होल एजुकेशन में ले पाओगे, कब उनकी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा जो है होल हो पाएगी? जब वो इंटीग्रेटेड होगी, ठीक है, जब वो सिलेबस वाइज भी होगी और जब वो एकदम एकीकृत रहेगी, मतलब वो हर एक तरीक़ों से ये तीनों होंगे, ये सारे तरीके जब आप यूज करोगे तब बच्चों की होल डेवलपमेंट हो जाएगी इन ईवीएस। ओके, ईवीएस सब्जेक्ट को इसीलिए इंक्लूड ही किया है एनसीएफ ने। अच्छा, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सपेरों का एक अध्याय है। हाँ, हमने कालबेलिया प्रजाति के बारे में पढ़ा था। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। किस लिए बनाना है? कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है। सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें देखते नहीं हैं, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। देखिए, ये पशुपालक आजीविका का अच्छा स्रोत है, चलिए ठीक है। यह एक अवैध कार्य है, ऐसा नहीं है, ये उनका काम रहता है, शुरू से उनके पूर्वज भी उनके यही काम करते आ रहे हैं, तो ये अवैध नहीं होगा, क्योंकि वो सांपों को मारते नहीं हैं। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक, बच्चों को ये अध्याय इसलिए बताया गया है ताकि उन्हें पता चले कि सपेरे जो हैं सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी लाइवलीहुड से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। मतलब कि हम क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को, हमें ऐसा लगता है कि वो सांपों को नुकसान पहुंचाएंगे और हम उन्हें ये काम करने से जो है क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि आप ऐसा ना करो, आप इन सांपों को नुकसान पहुंचाओगे। तो जब हमें पता रहेगा कि ये उनका लाइवलीहुड वाला काम है, ये इसी से वो कमाते खाते हैं, जब बच्चे इनके बारे में जानेंगे, इन प्रजातियों के बारे में, जो लोग सांपों को रखते हैं उनके बारे में उनकी नॉलेज होती है, तो हम उन्हें फिर ऐसा नहीं करने देंगे, मतलब उन्हें उनके लाइवलीहुड से दूर नहीं करेंगे। इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो यस, यहाँ पे हमने सारा पेपर सॉल्व कर लिया। अगले वीडियोज़ में हम इसी तरह और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।